परिचय। क्या तुम जानती हो कि हमारे सौर तंत्र में केवल हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी है जिस पर जीवन पाया जाता है? हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक कुछ निश्चित वातावरणीय दशाएं जैसे तापमान, जल, वायु तथा भोजन केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। पृथ्वी पर उपस्थित संपदा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों की भी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा भी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए आवश्यक है। जीवमंडल पृथ्वी की सतह पर जीवन को सहायता देने वाला तंत्र है, जो कि वायुमंडल में कुछ मील की दूरी से लेकर महासागरों के गहरे समुद्र की तलहटी तक फैला हुआ है। भूमि, जल तथा वायु पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपदाएं हैं। प्राकृतिक संसाधन वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के घटक हैं। जीवन मंडल का भौतिक भाग 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है: स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी परपटी या क्रस्ट के ठोस घटक जैसे मृदा, चट्टान और खनिज शामिल होते हैं। केवल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे मृदा भी कहते हैं, में जीवित जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव मंडल का एक भाग बनाती है। तालाब, नदियां, झील और समुद्र सभी जल मंडल के जलीय घटकों में शामिल हैं। जल पृथ्वी के सतह का लगभग 75% भाग घेरता है। जल भूमिगत भी पाया जाता है। वायुमंडल एक कंबल की तरह जलमंडल और स्थल मंडल के आसपास गैस का आवरण बनाता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ये 4 भागों में विभक्त होता है: शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन मंडल मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बना होता है: जैविक घटक सभी जीवित वस्तुएं, अजैविक घटक यानी वायु, जल तथा मृदा। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जीवन की श्वास वायु को समझना, जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका को पहचानना, वायु की गति, पवन को समझना, वर्षा को समझना, वायु प्रदूषण को समझना, जल एक अद्भुत द्रव के गुणों को पहचानना, जल प्रदूषण को समझना। जीवन की श्वास वायु। हम सभी जानते हैं कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का एक मिश्रण है। इस मिश्रण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह पर अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें 0.03%, निष्क्रिय गैसें ऑर्गन 0.93%। हम ये पहले से ही जानते हैं कि जीवधारी यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं के विखंडन तथा अपने क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक अन्य प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, दहन की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि या तो मानव क्रियाकलापों अथवा जंगलों में लगी आग का परिणाम होती है। हालांकि विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, किंतु फिर भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कुल प्रतिशत का एक छोटा सा भाग ही है। कार्बन का यह प्रतिशत सीमित इसलिए है क्योंकि
कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। पहला, हरे पौधे इसे ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल देते हैं। दूसरा, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को एक कंबल की भांति ढकता है। हम यह भी जानते हैं कि वायु ऊष्मा का एक कुचालक है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान का दिन के समय और यहां तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत बनाए रखता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर हैं, किंतु चंद्रमा की सतह जहां वायुमंडल नहीं है, उस पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वायु की गति। पवन। तुम में से कितने लोग समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पर घूमने गए हो? तुम सभी ने शाम को बहने वाली ठंडी समीर को महसूस किया होगा तथा गर्म दिन के बाद इन समीरों से मिलने वाली राहत को भी महसूस किया होगा। इसी प्रकार गर्म मौसम के बाद जब वर्षा होती है तो हमें बहुत राहत मिलती है। वायु की गति वायु के गर्म होने के कारण होती है तथा जब इस वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है तो यह ठंडी समीर बन जाती है। जल वाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तब ये ऊपर की ओर प्रवाह करती है। क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है, वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। वर्षा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्म, नम तथा उठने वाली वायु आसमान में बादलों का निर्माण करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दिन के समय जलीय भाग के गर्म हो जाने से बादल बनते हैं। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो ये फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। वातावरण में ठंडी वायु जमीन की तरफ सिकुड़ जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है।
वायु में उपस्थित धूल के कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं तथा संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया लगातार होने के कारण ये छोटी बूंदें बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं, तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम हो जाता है, तब ये हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। हम मौसम सूचनाओं में अक्सर ये सुनते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई। वायु प्रदूषण। इन दिनों प्रदूषण शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे वातावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। वायु, जल तथा मृदा में होने वाला प्रदूषण जीवन के विभिन्न रूपों पर कुप्रभाव डालते हैं। जबकि प्रदूषक एक ऐसा पदार्थ, रसायन या कारक है जो कि वातावरण में पहुंचकर मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूषक को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक गलत मात्रा में, गलत स्थान पर या गलत समय पर पाया जाने वाला एक घटक है। वातावरण में बाह्य कणों अथवा गैसों की उपस्थिति जो कि मानव, पौधों तथा जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का दहन है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं, तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है, विशेषकर सर्दी के मौसम में, जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है। इसे धूम कोहरा कहते हैं तथा ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जल एक अद्भुत द्रव। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और यह भूमिगत भी होता है। जल की कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल का कुल 97% सागरों तथा महासागरों में पाया जाता है तथा यह जल क्षारीय होता है। पृथ्वी पर 1% ही स्वच्छ जल पाया जाता है। 2% शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर तथा बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल तथा नदियां, झीलें तथा तालाबों में पाया जाने वाला जल भी स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी के मौसम में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी हो जाती है।
जल का महत्व। जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी जीवों को जल की जरूरत है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं, वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन खुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत आवश्यक हैं। जल प्रदूषण। क्या तुम्हें पता है कि जल प्रदूषण जल में कुछ ऐसे पदार्थों के मिलने के कारण होता है जो कि जल की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डालता है। जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिनका उपयोग हम खेतों में करते हैं। अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित हो जाता है। कुछ उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है, तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होगा। ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। जल प्रदूषण निम्न प्रभाव उत्पन्न करता है। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। ये रोग फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशय से अन्य पोषक की कमी भी हो सकती है। तापमान में परिवर्तन। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं, वे वहां के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी SO2 तथा NO2 एवं ताजमहल मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले SO2 के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। SO2 से अस्थमा तथा ब्रोंकाइटिस आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। 1920 में जापान में 200 लोग इटाई रोग के प्रभाव के कारण मर गए थे, जो कि कैडमियम विष के कारण हुई थी। 1989 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत के बचाव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य जीवन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सारांश। आइए
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल तथा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप से वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती हैं। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। किसी क्षेत्र में पहले से विद्यमान वायु के रूप पर होने वाली वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है।